प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने प्लेटो के दर्शन के बारे में आपको बताया था और साथ ही साथ प्लेटो का अरस्तु के साथ क्या संबंध है उसके बारे में भी मैंने शुरुआत की थी। इस संबंध में हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरह से सुकरात और प्लेटो के दर्शन में एक करीबी संबंध है, निकट संबंध है, उसी तरीके से प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में भी एक निकट संबंध है। वस्तुतः एक शिष्य परंपरा है जिसकी शुरुआत सुकरात के दर्शन से होती है। उससे प्रेरणा लेकर के, उससे प्रभावित होकर के प्लेटो ने अपने विज्ञानवाद की स्थापना की और उसी के बाद उनकी शिष्य परंपरा को अरस्तु ने अपने दर्शन में आगे बढ़ाया। अरस्तु ने प्रयास किया कि प्लेटो के दर्शन में जो कमियां हैं, जो उसका अव्यावहारिक स्वरूप है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। प्लेटो और अरस्तु के अगर दर्शन की तुलना की जाए तो प्लेटो जहां विशुद्ध दार्शनिक थे, वहां अरस्तु एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने दर्शन के साथ साथ अनेक विधाओं में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। सबसे पहले उन्होंने विज्ञानों की जो व्याख्या की, साइंस की जो व्याख्या की और साइंस का जो वर्गीकरण किया, वो आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विज्ञानों की इसी वर्गीकरण के माध्यम से उन्होंने अनेक विधाओं को स्पष्ट किया। सबसे पहले उन्होंने साइंसेस के अंतर्गत, विज्ञानों के अंतर्गत लॉजिक को स्थान दिया। तर्कशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं या आन्वीक्षिकी विद्या जिसको कहा जाता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, अमूर्त विज्ञान। और लॉजिक का काम होता है इंक्वायरी ऑफ मेथड्स, प्रणालियों का खोज करना, प्रणालियों के बारे में बताना। जैसे उदाहरण के लिए लॉजिक एक प्रणाली डिडक्टिव मेथड को विकसित करती है और एक इंडक्टिव मेथड को। अनेक तत्व वैज्ञानिकों ने डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, डेकार्त ने भी डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। इसी तरह बहुत सारे अनुभववादियों ने, और जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं, स्पेशली भौतिक विज्ञानी, उन्होंने इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। डिडक्टिव मेथड रीजनिंग पर आधारित होता है, इंडक्टिव मेथड एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है, निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित होता है, प्राकल्पना पर आधारित होता है, संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। तो पहले कैटेगरी में जो साइंस है उसको उन्होंने लॉजिक कहा। दूसरी कैटेगरी के जो साइंसेज हैं उसको उन्होंने थ्योरेटिकल साइंसेज, सैद्धांतिक विज्ञान, जो सिद्धांतों का विकास करते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने फिजिक्स को रखा, मैथमेटिक्स को रखा, जियोलॉजी और फर्स्ट फिलॉसफी। इसी फर्स्ट फिलॉसफी को ही मेटाफिजिक्स का नाम दिया गया। तत्व विज्ञान। तो जो सैद्धांतिक विज्ञान है उनके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, गणित, प्राणी विज्ञान और प्रथम दर्शन अर्थात तत्व विज्ञान या तत्व मीमांसा। तीसरी कोट में उन्होंने प्रैक्टिकल साइंसेस का उल्लेख किया।
व्यावहारिक विज्ञान, और इन व्यावहारिक विज्ञानों में उन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स को स्थान दिया। नीति और राजनीति, तो यहां हम देख सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व अरस्तु ने किस तरीके से विभिन्न साइंसेस का वर्गीकरण किया कि कौन किस कोट में आता है। ये उनका बहुत महान योगदान था और आज भी इसके लिए उनको क्रेडिट दी जाती है, उनका नाम लिया जाता है। यहां तक कि तर्कशास्त्र का उन्होंने जो विकास किया और तर्कशास्त्र के अंतर्गत जिन नियमों की स्थापना की, वे आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी लॉजिक के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु के दर्शन में और आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं उन्होंने अपने दर्शन के प्रारंभ में सबसे पहले अपने पूर्ववर्ती महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन की समीक्षा की, रिव्यू किया उन्होंने, और ये रिव्यू उनका क्रिटिकल रिव्यू था, आलोचनात्मक समीक्षा की। हम ये जानते हैं कि प्लेटो के दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय विज्ञानवाद था, आइडियलिज्म, जिसको प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, और उनका एक महान योगदान था। उन्होंने विज्ञानों और पदार्थों के बीच एक द्वैत की स्थापना की। देयर इज अ डुअलिज्म बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज इन प्लेटोज फिलॉसफी। अरस्तु ने सबसे पहले उनकी इसी धारणा का खंडन किया। प्लेटो के दर्शन का जो द्वैतवाद है, जो पदार्थों और विज्ञानों के बीच का द्वैतवाद है, उसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा ऐसा मान लेने से प्लेटो के दर्शन में वस्तु जगत की घोर उपेक्षा हो जाती है। इस व्यावहारिक जगत को जिसको कि हम अनुभव कर रहे हैं, उसे अनित्य, परिवर्तनशील और आकस्मिक मान करके असत मान लेना, अनरियल मान लेना, ये प्लेटो की भूल थी। और ये कहना कि इनका मूल जो है वो विज्ञान है। अगर मूल जो है विज्ञान सत्य हैं, वास्तविक हैं, यथार्थ हैं, तो उनके जो प्रतिलिपि हैं वो कैसे जो है आभासी हो सकते हैं, वे कैसे असत हो सकते हैं। प्लेटो ने अपने दर्शन में यही एक भयंकर त्रुटि की, जिसके कारण से उनका पूरा का पूरा दर्शन कल्पनालोकीय हो गया। और आलोचकों ने कहा भी है कि प्लेटो का दर्शन अमूर्त है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ, व्यावहारिकता से बहुत दूर है। फिर यह कह देना कि विज्ञान ही वास्तविक है और विज्ञान दिव्य लोक के वासी हैं, परमार्थ जगत में रहते हैं, यह भी व्यवहार जगत की घोर उपेक्षा हो गई। अरस्तु ने इसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा यह कहना कि विज्ञान दिव्य लोक के वासी हैं, वो ट्रांसेंडेंट है, वो विश्व से परे हैं और वो अमूर्त हैं, तो कैसे उनको हम लोग वास्तविक मान सकते हैं। और व्यावहारिक जगत को असत कह देना भी एक भूल है। अब जो प्लेटो की सामान्यों की धारणा है, उसका खंडन अरस्तु ने किया। यूनिवर्सल्स, प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने यह बताया था यूनिवर्सल्स जो हैं, या जो जाति है, क्लास कॉन्सेप्ट, यही वास्तविक है और विशेषों में सामान्य नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इंडिविजुअल जो है वो यूनिवर्सल का पार्ट नहीं है।
क्योंकि इंडिविजुअल प्लेटो के अनुसार परिवर्तनशील है, आकस्मिक है, अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उसमें सतत परिवर्तन होता रहता है, वो गतिशील है, गतिगामी है, और सामान्य जो है वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, अपरिवर्तनशील हैं, उत्पत्ति और विनाश से परे हैं और अतीन्द्रिय हैं, विश्वातीत हैं। अरस्तु ने इसकी कटु आलोचना की और उन्होंने कहा कि सामान्य और विशेषों में अंतर विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है, समीचीन नहीं है। सामान्य विशेष में अनुस्यूत रहते हैं। सामान्य और विशेष को पूरी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता है। सामान्य इनहेरेंट हैं विशेषों में। मैन ह्यूमैनिटी का ही एक पार्ट है और ह्यूमैनिटी मैन में निहित है। इन दोनों में विरोध नहीं किया जा सकता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर्स कहना और आइडियाज को यूनिवर्सल कहना, मतलब विज्ञानों को सामान्य कहना, पदार्थों को विशेष कहना और इन दोनों के बीच एक डुअलिज्म की स्थापना कर देना, ये उचित नहीं था। तो अरस्तु ने इसकी भी कटु आलोचना की। दूसरी बात अरस्तु ने कहा कि अगर सामान्यों और विशेष को हम सामान्यों को विशेषों में अनुस्यूत न माने, तब तो सामान्य और विशेष के संबंध की व्याख्या करने में फैलेसी ऑफ थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष का दोष आ जाएगा और ये एक प्रकार का साइक्लिक फैलेसी है, चक्र दोष है। एक चक्र बन जाएगा। विशेषों के आधार पर सामान्यों की सिद्ध करना और सामान्यों के आधार पर विशेषों की सिद्ध करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो अरस्तु ने प्लेटो के विज्ञानों को धरातल पर लाया, उनके अव्यावहारिक दर्शन को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया और ये माना कि जो हमारा व्यावहारिक जगत है, जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का विरोधी नहीं है। दोनों में सत और असत का संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, आकस्मिक हैं, लेकिन इसी आधार पर उनको असत नहीं कहा जा सकता है। तो प्लेटो ने विज्ञानों और पदार्थों में एक पूरक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये कह देना कि एक जो है बिंब है और दूसरा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक नहीं है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉपीज नहीं है आइडियाज की। ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज में कोई अंतर विरोध नहीं है। इसको अरस्तु ने अपने ढंग से फॉर्म और मैटर के रूप में विकसित किया। मैटर और फॉर्म, जड़ पदार्थ और फॉर्म जो है वो आइडियाज ही हैं, विज्ञान, प्रत्यय। तो इस तरीके से अरस्तु ने भौतिक वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार किया। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डू एग्जिस्ट, भले वो इंडिविजुअल्स हो, वो पर्टिकुलर्स हो, वो चेंजिंग हो, उनमें मोशन हो, लेकिन वो अनरियल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी वास्तविक रूप से सत्य हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम सब्सटेंस कहेंगे, द्रव्य, जिनको हम लोग तत्व भी कहते हैं। हर एक पदार्थ के, हर एक तत्व के दो रूप होते हैं, एक मैटर और एक फॉर्म। इसको हम लोग कोई विवाद न उत्पन्न हो, भ्रम न पैदा हो,
तो अगर हम मैटर को द्रव्य कहेंगे तो समस्या आ जाएगी। तो इसको हम लोग पदार्थ और आकार के रूप में जानते हैं। अरस्तु कहा करते हैं कि हर एक सब्सटेंस में मैटर भी है और फॉर्म भी है। पदार्थ है वो मूल रूप में, और जब विकसित होता है तो अपने आकार को प्राप्त कर लेता है, फॉर्म को प्राप्त कर लेता है। तो मैटर अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और आकार कंप्लीट हो जाता है। अरस्तु ने स्पष्ट किया कि केवल दो ही ऐसे तत्व हैं जो प्योर मैटर या प्योर फॉर्म है, विशुद्ध आकार या विशुद्ध पदार्थ। विशुद्ध पदार्थ क्या है? प्राइम मैटर जिसको कहा गया, ये नेचर है, प्रकृति, और विशुद्ध आकार गॉड है। तो नेचर और गॉड ये दो ऐसे तत्व हैं जो विशुद्ध पदार्थ या विशुद्ध आकार है। अरस्तु ने भी स्पष्ट किया कि जब पदार्थ अपने मूल रूप में रहता है तो उसमें गति निहित होती है, उसमें परिवर्तन रहता है, और इसमें शक्ति निहित होती है, जिसको कि अरस्तु ने पोटेंशियलिटी कहा। शक्ति, विकसित होने की शक्ति, पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कंप्लीशन, पूर्णता की ओर जाने की शक्ति, ये सुसुप्त शक्ति होती है। और बाद में जब ये वास्तविकता का रूप ले लेती है तो उसे एक्चुअलिटी कहा जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अरस्तु के अनुसार प्रत्येक सब्सटेंस में, प्रत्येक द्रव्य में या प्रत्येक तत्व में दो चीजें होती हैं, पदार्थ या मैटर और फॉर्म या आकार। हर एक द्रव्य परिवर्तनशील है, वो विकास की ओर अग्रसर होता है, और उसका जो अंतिम ध्येय है, जो साध्य है, वो ईश्वर तक पहुंचना है। एक अपूर्ण है और दूसरा पूर्ण है। लेकिन विश्व के किसी भी पदार्थ में ऐसा कोई नहीं है जो प्योर मैटर हो या प्योर फॉर्म हो। तो प्योर मैटर जड़ता है, जड़ता में शक्ति होती है, पोटेंशियलिटी है, मोशन है, गति है, परिवर्तन का संकेत है, और हर एक वस्तु धीरे धीरे प्रगति करती है, परिवर्तनशील होती है और अपने सिद्ध रूप को प्राप्त करती है। जब वो अपने सिद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है जो उसका साध्य था, जब साध्य की सिद्धि हो जाती है तो उसे सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध रूप तो एक्चुअलिटी कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक बीज का उदाहरण ले सकते हैं कि बीज कैसे वृक्ष के रूप में विकसित होता है। पहली अवस्था में जब बीज रूप में वो है तो अरस्तु के अनुसार मैटर है, उसमें गति निहित है, मोशन, उसमें चेंज है, और पोटेंशियलिटी है, उसमें शक्ति निहित है। फिर वो धीरे 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 जब विकास करता है, एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की ओर सब अग्रसर है। उसके अंदर जो शक्ति निहित थी, जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तब हम लोग उसको वृक्ष कहते हैं, ट्री कहते हैं। और ये कभी कभी साइक्लिक प्रोसेस में होता है। जैसे वही वृक्ष जब उससे मेज बनाई जाती है तो मेज के लिए वो मैटर का काम करती है। तो अवस्था परिवर्तन चलता रहता है।
एवरीथिंग प्रोसीड्स फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। हर एक पदार्थ, हर एक द्रव्य, हर एक तत्व, हर एक वस्तु पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी, शक्ति से सिद्ध की ओर, जो उसकी क्षमता है, पोटेंशियलिटी में नहीं, उसके अंदर जो सुसुप्त क्षमता है, जो विकास की संभावना है, जब वह वास्तविक रूप धारण कर लेती है विकसित होने के बाद, तो एक्चुअलिटी कहलाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो अरस्तु ने बहुत स्पष्ट रूप में विज्ञानों और पदार्थों के द्वैत का समाधान कर दिया और दोनों के बीच एक कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, एक पूरक संबंध स्थापित किया। दोनों में अंतर्विरोध नहीं है। मैटर ही एक्चुअलिटी में एक्चुअल रूप धारण कर लेता है, फॉर्म के रूप में विकसित हो जाता है। तो मैटर से फॉर्म की यात्रा है, चाहे वो चेतन जीव हो या अचेतन जीव हो। मैटर में जड़ता है, अर्थात वहां चेतना नहीं है। जब वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है तो चेतना का विस्तार होता है और एक्चुअलिटी में पूर्ण चेतना है। इसीलिए अरस्तु ने स्पष्ट किया था कि प्योर फॉर्म या प्योर एक्चुअलिटी केवल ईश्वर है, क्योंकि उसमें कोई गति की संभावना नहीं है। इस तरीके से अरस्तु ने अपने दर्शन को एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया, जो अव्यावहारिकता, अमूर्तता, कल्पनाशीलता प्लेटो के दर्शन में थी, उसे उन्होंने दूर कर दिया। प्लेटो ने यह भी बताया, अरस्तु ने यह भी बताया कि हर एक द्रव्य में गति निहित होती है और गति के 4 कारण होते हैं, क्योंकि गति के कारण ही उत्पत्ति और विकास होता है। बिना गति के विकास नहीं हो सकता है। तो 4 कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1 फॉर्मल कॉज, आकारिक कारण। इसे स्वरूप कारण भी कहा गया है। जैसे मेज बनना है तो मेज का एक आकार मेज बनाने वाले के मस्तिष्क में रहता है। आइडिया ऑफ टेबल, फॉर्म ऑफ टेबल, मेज कैसी बनेगी, कौन सी मेज बनेगी, लिखने के लिए उसको बनाना है कि डाइनिंग टेबल बनाना है। तो ये जो स्वरूप उसका है, आकार जो उसका है, वह क्रिएटर जो होगा, जो उसको बनाने वाला होगा, उसके मस्तिष्क में रहता है। तो पहला कारण है फॉर्मल कॉज। दूसरा कारण है 1, 2 मटेरियल कॉज। इसको उपादान कारण कहा जाता है। मैटर, जैसे मेज बनाना है तो उसके लिए मटेरियल कॉज क्या होगा? लकड़ी, वुड। बिना वुड के मेज नहीं बन सकती है, तो मटेरियल कॉज है। थर्ड है एफिशिएंट कॉज, जिसको निमित्त कारण कहा जाता है। एफिशिएंट कॉज में चेतना का होना जरूरी है, क्योंकि जो एफिशिएंट कारण, जो चेतन कारण है, जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर, मेकर, वह मटेरियल कॉज में जो शक्ति निहित होती है, जो उसमें मोशन है, जो मूवमेंट है, जो गति है, उसको एक दिशा प्रदान करता है और उसको एक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करता है। तो ये एफिशिएंट कॉज है। चौथा है
फाइनल कॉज, सिद्ध कारण। जब वो द्रव्य पूर्ण रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो उसमें क्षमता निहित थी वो आकार धारण कर लेती है, वास्तविकता धारण कर लेती है, तो उसे फाइनल कॉज या सिद्ध कारण कहते हैं। यह एक तरीके से जो साध्य है, किसी वस्तु का जो प्रयोजन है, प्रयोजन की पूर्णता, जब मेज बन के तैयार हो जाती है और जिस प्रयोजन से मेज बनाई गई थी उसको पूरा करने के लिए वो तैयार है, तो इसको फाइनल काज कहा जाता है। तो फाइनल काज से प्रयोजन की सिद्धि होती है, साध्य की सिद्धि होती है। तो इस तरह से अरस्तु ने ये बताया कि हर एक द्रव्य में ये चार कारण होते हैं। द्रव्य का विकास कैसे होता है? जड़ से आकार की ओर, मैटर से फॉर्म की ओर। तो इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मल काज कौन होगा? ईश्वर, क्योंकि इसका एक निश्चित आकार, इसका स्वरूप ईश्वर के ही मस्तिष्क में है। मटेरियल काज कौन होगा? प्राइम मैटर, नेचर, जो कि मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स है। एफिशिएंट कॉज गॉड है, ईश्वर है। और फाइनल कॉज ये विश्व जो हमारे सामने है, जिसमें हम रह करके अपने प्रयोजन की सिद्ध करते हैं। और ये विश्व भी किसी न किसी प्रयोजन की सिद्ध करता है, निष्प्रयोजन कोई चीज नहीं है। ये एक टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि प्लेटो के दर्शन से अरस्तु के दर्शन में आया है। विश्व निष्प्रयोजन नहीं है, इसके पीछे पर्पज है, इसके पीछे एक हार्मोनी है, या अनसिस्टमेटिक वे में नहीं बना हुआ है। यहां एक सिस्टम है, एक हार्मोनी है, एक कंसिस्टेंसी है। अंत में जब हम अरस्तु के दर्शन में आते हैं तो ईश्वर के स्वरूप का उल्लेख अरस्तु ने किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, पहला ईश्वर को मानने का कारण क्या है कि वो जो है एफिशिएंट कॉज है, एफिशिएंट कॉज ऑफ वर्ल्ड, जगत का निमित्त कारण है। क्योंकि जगत में जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को मोटिवेट करने वाला ईश्वर ही है, समस्त गति का कारण। और इसीलिए अरस्तु ने गॉड को अनमूव्ड मूवर कहा। मूवर तो है, लेकिन वो स्वयं अनमूव्ड है, अप्रवर्तित प्रवर्तक। अर्थात गतिविहीन गति का कारण है। दूसरी चीज, अरस्तु ने गॉड को अनकास्ड कॉज कहा। स्वयं अपना कारण है, लेकिन कॉज ऑफ द यूनिवर्स। कैसा कॉज है? फर्स्ट कॉज, आदि कारण। ईश्वर विश्व का आदि कारण है, या अल्टीमेट कॉज। अंतिम कारण है।
ऐसा मानने का एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम कारण और कार्य की श्रृंखला का संबंध स्थापित करते हैं तो हमें एक अल्टीमेट काज को मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई है, हमने कहा ए का कारण बी, बी का कारण सी, सी का कारण डी, तो कहीं नहीं आकर के कहीं किसी को फर्स्ट काज मानना पड़ेगा। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, आदि कारण, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर इसके कारण की बात की जाएगी फिर वही श्रृंखला शुरू हो जाएगी एड इन्फिनिटम तक। ये कहां से आया? तो सब कुछ जहां से आता है वो स्वयं कारण विहीन है, तो उसको उन्होंने अनकाज्ड काज, अनमूव्ड मूवर। दूसरा कहा कि ये प्योर एक्चुअलिटी है, पूर्ण सिद्धि, क्योंकि ईश्वर में अन्य कोई विकसित होने की संभावना नहीं है, उसमें गति नहीं है, तो बिना गति के विकास हो नहीं सकता है। तो गॉड इज विशुद्ध सिद्धि, और इसलिए ये जो है परफेक्ट है, पूर्ण। यहां न तो जड़ता है, प्योर कॉन्शस, मैटर नहीं है, प्योर कॉन्शस है, परफेक्ट है, विकास का लक्ष्य है, सभी चीजें उसी ओर विकसित हो रही हैं। तो इस तरीके से अरस्तु ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क देने की शुरुआत की, आर्गुमेंट्स देने की शुरुआत की। और पहला आर्गुमेंट उन्होंने काजल आर्गुमेंट के रूप में, कारण मूलक युक्त के रूप में दिया, जहां उन्होंने इफेक्ट से काज की ओर अनुमान लगाया और ईश्वर को अनकाज्ड काज कहा। दूसरा तर्क उन्होंने अनमूव्ड मूवर के रूप में ईश्वर को अप्रवर्तित प्रवर्तक या समस्त गति का, समस्त विकास का कारण, समस्त परिवर्तन का कारण। तो इस तरह से ये जो अरस्तु के दर्शन की यात्रा है, यह मैटर से फॉर्म की ओर है, प्योर मैटर से प्योर फॉर्म की ओर। आज संपूर्ण यूनिवर्स में न तो कोई चीज प्योर मैटर है, न तो कोई चीज प्योर फॉर्म है, दोनों में दोनों पाए जाते हैं। मैटर भी है जहां से शुरुआत होती है और फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश होती है। तो अरस्तु के दर्शन में ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है, वह पूर्ण है, प्योर एक्चुअलिटी है, विशुद्ध सिद्धि है, और वहां पर विकास की कोई संभावना नहीं रहती है, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, वह अपरिणामी है, बियॉन्ड चेंज, बियॉन्ड मोशन, बियॉन्ड मॉडिफिकेशन, और परिणाम स्वरूप वो नित्य है, इटर्नल, अनंत है, इनफाइनाइट और अल्टीमेट गॉड ऑफ द वर्ल्ड है। धन्यवाद।